गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की 1905 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी को। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। गरम दल और नरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गया? सूरत अधिवेशन 1907 में। चलिए 9वां है। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे? रास बिहारी घोष। 10वां है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था? तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां ने। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर होगा अमीर अली की अध्यक्षता में। चलिए 18वां है। अठारहवां प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 में। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। दिल्ली से पहले कहाँ थी? कलकत्ता। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई? 1911। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हॉर्डिंग के प्रवेश पर। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी AC मजूमदार ने। चलिए 27वां है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। 28वां है। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? जीवी तिलक ने। चलिए 29वां आ गया। 30वां है। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? एनी बेसेंट ने। 1915-16 में दो होम रूल लीग की आरंभ की गई किसके नेतृत्व में? तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही गृह शासक आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था 1918 में।
निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। 37वां है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका। एम.के. गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, उसे क्या कहा जाता था? सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? 48 का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक है जॉन रस्किन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन से। निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बारदौली सत्याग्रह। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? इसका राइट आंसर है वाईकोम आंदोलन। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 में। चलिए अगला है भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है जमनालाल बजाज का। 57 हो गया, 58 देखते हैं। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? जमनालाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? रेवनेट, चार्ली एंड्रूज। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? अहमदाबाद की हड़ताल। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? मजदूर ने। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? अहमदाबाद संघर्ष। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने भारत में पहले बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया? इसका राइट आंसर है
चंपारण में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? राजकुमार शुक्ला को। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजोलिया। 78 है। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ। इसमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदौली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? बारदौली सत्याग्रह में। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? विनोबा भावे ने। चलिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य में। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की बीपी वाडिया ने। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। 93 हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। 93 हो गया। 94 देखते हैं। चौरानवे है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. राय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 39। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? M.N. राय ने। चलिए T89 है। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया सन 1919 में। रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलिए अब अगला सेट है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला
साहसिक कदम था? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? स्वामी सहदानंद। अगला है द अनार्किकल एंड इवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था? रॉलेट एक्ट। ये 3 हो गया। चौथा है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग कत्ले-आम किस शहर में हुआ? अमृतसर। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। इसका राइट आंसर है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। 8वां है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस ख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? इसका राइट आंसर है शंकरन नायर ने। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था? सर माइकल ओ डायर को। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। निम्न में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई? द रॉलेट एक्ट। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। चलिए अगला है खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था गांधी जी ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया हुए थे? स्वामी सहदानंद। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? मदन मोहन मालवीय ने। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया वह किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद में। किस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22।
1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। 26 हो गया, 27 है। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? CR दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? 1920 में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी कैसर-ए-हिंद। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? चित्तरंजन दास ने। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? 5 फरवरी 1922। चलिए 37वां है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली में। असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ था, तो बताइए कब समाप्त हुआ? 22 में समाप्त हुआ, 1922 में समाप्त हुआ। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजे ने। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया? CR दास ने। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किया था CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। 46वां है। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? C राजगोपालाचारी नहीं था। निम्न में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी CR दास ने। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? इंडियन लिबरल फेडरेशन। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई जे पटेल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी? विट्ठल भाई पटेल। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को।
नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? एमएल नेहरू ने। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? इसका राइट आंसर होगा हजरत मोहनी। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1929 में। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसने कांग्रेस का पूर्ण लक्ष्य स्वराज घोषित किया था? लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र में। डंडी यात्रा के समय निम्नलिखित में कौन आरंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने डंडी मार्च आरंभ की थी 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने डंडी यात्रा आरंभ की थी साबरमती से। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था डंडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ डंडी मार्च के बाद। 73 है। ऐतिहासिक डंडी मार्च का संबंध है नमक कानून को तोड़ने से। निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? साइमन कमीशन का आगमन। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा डंडी मार्च हेतु। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को डंडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया हुआ था वेब मिलर। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेज़ों को निकालने के लिए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। चलिए अगला है। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? मणिपुर में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन
की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ 1931 में। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सी समझौता हुई? गांधी इरविन समझौता। निम्नलिखित में से कौन सा स्थगत गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित हुआ? साविनय। निम्नलिखित में कौन सी स्थगत गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सिप्रू ने। अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापति किया? वल्लभ भाई पटेल। 1931 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? के.टी. पाल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था SS राजपूताना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने प्रथम बार भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचांग के किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीट आवंटित नहीं की गई थी? बौद्धों को। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब आरंभ किया था? सांप्रदायिक निर्णय के समय। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः एक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीट दी गई थी? राइट है 71 व 147। पुनः एक्ट संबंधित था दलित वर्ग से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, वे कहलाता है पुनः समझौता। पुनः समझौता पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी के समर्थक भीमराव अंबेडकर ने। निम्नलिखित में किसने ऐतिहासिक 1932 के पुनः समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? M.K. गांधी ने। 1932 में पुनः एक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग
बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे? जीवी बिरला। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे? जीडी बिरला। अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। चलिए अगला है विस्मय। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति भूल उठाते हैं? निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी वर्ष 1934 में। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? आचार्य नरेंद्र देव। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? जयप्रकाश नारायण। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 में। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? बंगाल में। चलिए 29 हो गया। 30वां है, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ? असम। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है 5। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? बंगाल में। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ? पंजाब में। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था 28 माह। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? रफ़ी अहमद किदवई को। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे? 1949 का राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ? 1947 में। राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1947 को। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्न में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? पंजाब ने। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौतों पर पक्षधर था? हैदराबाद। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। अगला है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? चौधरी रहमत अली व उसके मित्रों ने। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्नलिखित में किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। कथन: नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। यह व्यक्त किया था मौलाना आज़ाद द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था मार्च 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खलील कुज्मा ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन किसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी थी हुआ था? लाहौर में। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? विनोबा भावे। व्यक्तित्व सत्याग्रह किसने आरंभ किया? विनोबा भावे ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया था। दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 1942 में। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है? महात्मा गांधी। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल ने। निम्नलिखित में से किसने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? लॉर्ड लिनलिथगो।
14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया? 77 का इसका आंसर है वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बम्बई से। कथन: हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? उपयुक्त में से सभी। निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता ने। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? राम मनोहर लोहिया ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अमेरिका पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, उसका नाम था लुई फिशर। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, एक अमेरिकी पत्रकार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा था बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? बम्बई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित के बाद गांधी जी को कैद किया गया था नैनी जेल में, आगा खां पैलेस में। राइट आंसर का आगा खां पैलेस। चलिए 97 है। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया हुए थे शिव कुमार और रामानंद। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता ही पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? जयप्रकाश नारायण ने। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? पटना। चलिए अगला है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाव दिया? मोहन सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय नेता INA की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था मोहन सिंह। चलिए छठा है आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई सिंगापुर में। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय योगदान दिया था? रास बिहारी बोस ने। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजेन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को
देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ? कटक में। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? राशिद अली को। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? मोहन सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? भूला भाई देसाई ने। चलिए अगला है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उसके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उसके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सर टीवी सिप्रू ने। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? कैबिनेट मिशन ने। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताओं की? अब्दुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, गठन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा विचार दिया? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय उपनिवेश के लिए संप्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? जीवी मालवणकर ने। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। अंतरिम सरकार में रेल विभाग का कार्य कौन देखता था? आसफ अली। अगला है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी ब्रिटेन के नियम में से कौन एक पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी। भारत के स्वतंत्रता होने के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा इटली, इंग्लैंड इटली। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? फरवरी 1947 में। कौन सा योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना? माउंटबेटन योजना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था जुलाई 1947 में। भारतीयों को वर्ष 1947 में सर्वसामूहिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। अगला है, भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जेवी कृपलानी। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेवी कृपलानी।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल की गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? MS सुब्बालक्ष्मी। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई? गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। मान हो गया, कृपा है। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे BR अम्बेडकर। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? R कोपलैंड का। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? KM पनिकर ने।